नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल क्रिकेट एंगल पे। मैं हूं आपका दोस्त शुभम मिश्रा। तो इंडिया और साउथ अफ्रीका के बीच 3 मैचों की T20 सीरीज का दूसरा T20 इंटरनेशनल मैच खेला जाएगा 12 दिसंबर को क्यूबेरा के सेंट जॉर्जेस पार्क में, इंडियन टाइम के हिसाब से रात में 8:30 बजे से, यानी कि 8:30 PM से। तो आज की इस वीडियो में दूसरे T20 इंटरनेशनल मैच के लिए सेंट जॉर्जेस पार्क की पिच रिपोर्ट का कंप्लीट एनालिसिस करने वाला हूं, जहां पर मैं आपको बताऊंगा कि इस स्टेडियम के T20 रिकॉर्ड्स क्या हैं, जबकि इस दूसरे T20 इंटरनेशनल मैच में दोनों कप्तान को टॉस जीतकर क्या करना चाहिए। इसके अलावा दूसरे T20 इंटरनेशनल मैच में सेंट जॉर्जेस पार्क की पिच पर कौन से गेंदबाज ज्यादा इफेक्टिव साबित हो सकते हैं, स्पिनर्स या फास्ट बॉलर्स, और किसको आपको अपनी फैंटेसी 11 में लेना चाहिए। जबकि दूसरे T20 इंटरनेशनल मैच के लिए क्यूबेरा की वेदर रिपोर्ट क्या है। तो इस एक वीडियो में आपको ये सभी जानकारी मिलेगी, इसलिए ओवरऑल ये वीडियो होने वाली है काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग और इंफॉर्मेटिव। इसे लास्ट तक जरूर देखिएगा। और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल ऑन कर लें, ताकि आपको क्रिकेट और IPL से जुड़ी ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस और अपडेट्स लगातार मिलती रहें। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आप सभी को बता दूं कि अगर आप इंटरनेशनल क्रिकेट और IPL से जुड़ी हर छोटी बड़ी न्यूज एंड अपडेट्स, इसके अलावा सभी मैचेस की एक्यूरेट प्रेडिक्शन पाना चाहते हो तो आप हमें टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, इसके अलावा कमेंट बॉक्स में सबसे ऊपर पिंड मिल जाएगा। लिंक पर क्लिक करके आप हमें टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन कर सकते हैं। और अब दोस्तों, सबसे पहले बात कर लेते हैं दूसरे T20 इंटरनेशनल मैच के लिए क्यूबेरा की वेदर रिपोर्ट के बारे में। तो जो वेदर फोरकास्ट निकल कर आई है इस मैच के लिए वो काफी अच्छी है। अगर हम सबसे पहले टेम्परेचर्स की बात कर लें तो जो मैक्सिमम टेम्परेचर है वो 22 डिग्री सेल्सियस फोरकास्ट किया गया है, जबकि मिनिमम टेम्परेचर 13 डिग्री सेल्सियस देखने को मिल सकता है। दिन के टाइम पे क्लाउड कवर 83% फोरकास्ट किया गया है, जबकि दिन के टाइम पे बारिश की जो संभावना है वो 72% है। इसके अलावा 1.5 घंटा बारिश भी फोरकास्ट की गई है, यानी कि आफ्टरनून में आपको कपल ऑफ शावर्स देखने को मिल सकते हैं। जबकि इवनिंग टाइम पे जो क्लाउड कवर है वो 49% फोरकास्ट किया गया है, और मैच ड्यूरेशन में बारिश की संभावना घटकर सिर्फ 25% की हो जाती है। इसका मतलब यह है कि इवनिंग टाइम पे बारिश की संभावना ज्यादा नहीं है, हालांकि क्लाउड कवर आपको मैच ड्यूरेशन में भी देखने को मिल सकता है। तो ऐसे में वेदर फोरकास्ट जिस प्रकार की है उस हिसाब से आपको दूसरा T20 इंटरनेशनल मैच होपफुली बिना किसी इंटरप्शन के पूरा देखने को मिलेगा। इसके बाद दोस्तों बात कर लेते हैं दूसरे T20 इंटरनेशनल मैच के लिए सेंट जॉर्जेस पार्क की पिच रिपोर्ट के बारे में। तो अगर हम सबसे पहले ओवरऑल मेंस T20 इंटरनेशनल मैचेस की बात कर लें जो कि इस मैदान पर खेले गए हैं, तो इस मैदान पर अभी तक सिर्फ 3 मेंस T20 इंटरनेशनल मैचेस हुए हैं, जिनमें से 2 मैच फर्स्ट इनिंग्स में बैटिंग करने वाली टीम ने जीते हैं, जबकि 1 मैच सेकंड इनिंग्स में बैटिंग करने वाली टीम ने जीता है। इसके अलावा एवरेज फर्स्ट इनिंग्स का स्कोर 132 रन्स का है, तो वहीं एवरेज सेकंड इनिंग्स का स्कोर 117 रन्स का रहा है। तो आप इन ओवरऑल मेंस T20 इंटरनेशनल मैचेस के स्टैट से क्लियरली देख सकते हो कि सेंट जॉर्जेस पार्क की पिच पर जिस टीम ने फर्स्ट इनिंग्स में बैटिंग करी है उस टीम को थोड़ा ज्यादा एडवांटेज मिला है। इसी वजह से फर्स्ट इनिंग्स में बैटिंग करने वाली टीम ने ज्यादातर मैचेस जीते हैं। सेंट जॉर्जेस पार्क की पिच एक बॉलिंग फ्रेंडली पिच है। इस पिच से गेंदबाजों को पूरे मैच में काफी ज्यादा मदद मिलती है और बल्लेबाजी करना मुश्किल साबित होता है। खास तौर पर जो फास्ट बॉलर्स हैं वो इस पिच पर बहुत ज्यादा इफेक्टिव साबित होते हुए नजर आते हैं, क्योंकि सेंट जॉर्जेस पार्क की इस पिच पर काफी अच्छा पेस और बाउंस मौजूद रहता है पूरे मैच में। तो इस पेस और बाउंस का फायदा तेज गेंदबाजों को मिलता है, जिसके कारण वो आपको इस मैदान पे बहुत ज्यादा विकेट छटकाते हुए नजर आते हैं। खास तौर पर जो पावर प्ले ओवर्स होते हैं दोनों पारियों के, यानी कि शुरुआती 6 ओवर्स, उसमें तेज गेंदबाजों को इस पिच से ज्यादा मदद मिलती है, जिसके कारण पावर प्ले ओवर्स में बल्लेबाजी करना इस पिच पर मुश्किल साबित होता है। लेकिन अगर पावर प्ले ओवर्स में बल्लेबाज संभल कर खेल जाते हैं तो फिर यहां पर सेट बल्लेबाज मिडिल ओवर्स में रन्स भी बना सकता है, क्योंकि यह मैदान छोटा है, बाउंड्री डायमेंशन ज्यादा बड़े नहीं है और आउटफील्ड भी फास्ट है, तो बल्लेबाज यहां पे अच्छी खासी स्कोरिंग भी कर सकते हैं। पर ओवरऑल ये एक ऐसा मैदान है जहां पे आपको हाई स्कोरिंग मैचेस देखने को नहीं मिलते हैं। ज्यादातर मुकाबलों में आपको मीडियम स्कोर्स ही बनते हुए नजर आते हैं। और इस मैच के लिए भी जो रिपोर्ट्स निकल कर आई हैं वहां भी ऐसा ही बताया जा रहा है कि एक बार फिर से इस मैच में एक तेज गेंदबाजों का दबदबा देखने को मिलेगा। बल्लेबाजी करना थोड़ा सा मुश्किल साबित होगा, तो शायद आपको बहुत बड़ा स्कोर देखने को ना मिले, एक बार फिर से मीडियम स्कोरिंग मैच हो सकता है। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि इस मैदान पर जो 2 T20 इंटरनेशनल मैचेस
फर्स्ट इनिंग्स में बैटिंग करने वाली टीम ने जीते हैं। उन दोनों मुकाबलों में फर्स्ट इनिंग्स का स्कोर 160 के आसपास या फिर 180 के आसपास बना था, जो कि सक्सेसफुली डिफेंड हो गया था। और जो एक मुकाबला चेजिंग टीम ने जीता है, उस मैच में साउथ अफ्रीका ने फर्स्ट इनिंग्स में बैटिंग करते हुए 58 रन बनाए थे 8 विकेट के नुकसान पर 13 ओवर्स में, और वेस्टइंडीज की टीम ने उस स्कोर को 9.5 ओवर्स में चेस कर लिया था। वो मुकाबला बारिश की वजह से 13-13 ओवर का हुआ था। तो यहां से आप देख सकते हो कि अगर इस पिच पर फर्स्ट इनिंग्स में बैटिंग करने वाली टीम 170 या 180 के आसपास का स्कोर भी बना देती है, तो उस स्कोर को चेस करना काफी मुश्किल साबित होगा, क्योंकि दूसरी पारी में इस पिच से स्पिनर्स को भी काफी मदद मिलती है। तो स्पिनर्स भी आपको इस पिच पर दूसरी पारी में इफेक्टिव साबित होते हुए नजर आ सकते हैं। ऐसे में चेस करना और भी ज्यादा मुश्किल साबित होगा। इसी वजह से अगर पहली पारी में बल्लेबाजी करने वाली टीम एक कॉम्पिटिटिव स्कोर बोर्ड पर लगा देगी, तो चेस करना काफी ज्यादा मुश्किल हो सकता है। तो इसी वजह से मुझे लगता है कि पिच कंडीशंस को देखते हुए जो भी कप्तान इस मैच में टॉस जीतेगा, वो पहले बल्लेबाजी करने का ही फैसला करेगा। और अगर फर्स्ट इनिंग्स में बैटिंग करने वाली टीम 180 के आसपास का स्कोर बना देगी, तो उस स्कोर को चेस करना बहुत ज्यादा मुश्किल साबित होगा। लेकिन अगर फर्स्ट इनिंग्स का स्कोर 150 के आसपास या फिर 150 के नीचे रह जाता है, तो वो स्कोर इस मैदान पर चेस भी हो सकता है। अब दोस्तों बात कर लेते हैं इस मैदान पर खेले गए ओवरऑल मेंस टी20 इंटरनेशनल मैचेस के कुछ रिकॉर्ड्स की। तो जो हाईएस्ट टोटल इस मैदान पर बना है वो साउथ अफ्रीका का है न्यूजीलैंड के खिलाफ 179 रन्स फॉर द लॉस ऑफ 6 विकेट्स। लोएस्ट टोटल साउथ अफ्रीका का है वेस्ट इंडीज के खिलाफ 58 रन्स फॉर द लॉस ऑफ 8 विकेट्स। हाईएस्ट टोटल जो चेस हुआ है वो वेस्ट इंडीज ने किया है साउथ अफ्रीका के खिलाफ 60 रन्स फॉर द लॉस ऑफ 5 विकेट्स। और लोएस्ट टोटल जो डिफेंड हुआ है वो साउथ अफ्रीका ने किया है ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 158 रन्स फॉर द लॉस ऑफ 4 विकेट्स। और अब दोस्तों बात कर लेते हैं इस मैदान पर खेले गए ओवरऑल टी20 इंटरनेशनल मैचेस के स्कोरिंग पैटर्न की। तो 150 से नीचे का स्कोर फर्स्ट इनिंग्स में एक बार बना है, जबकि 150 से 169 के बीच में भी टीम्स ने एक बार स्कोर किया है। 170 से 189 के बीच में भी टीम्स ने एक बार स्कोर बनाया है, और 190 के ऊपर का स्कोर आपको फर्स्ट इनिंग्स में एक बार भी देखने को नहीं मिला है। तो ये जो ओवरऑल टी20 इंटरनेशनल मैचेस के स्कोरिंग पैटर्न है वो भी आपको क्लियरली बता रहे हैं कि ये हाई स्कोरिंग वेन्यू नहीं है। इसी वजह से आपको एक बार भी फर्स्ट इनिंग्स का स्कोर 190 के ऊपर देखने को नहीं मिला है। लेकिन जिस प्रकार की बैटिंग लाइनअप इंडिया और साउथ अफ्रीका के पास मौजूद है, जो भी टीम इस मैच में फर्स्ट इनिंग्स में बैटिंग करेगी वो आपको कम से कम 170 या 180 के आसपास का स्कोर बनाते हुए नजर आ सकती है। इसके बाद दोस्तों बात कर लेते हैं इस मैदान पर खेले गए ओवरऑल टी20 डोमेस्टिक मैचेस के रिकॉर्ड्स की। तो इस मैदान पर अभी तक टोटल 40 टी20 डोमेस्टिक मैचेस हो चुके हैं, जिनमें से फर्स्ट इनिंग्स में बैटिंग करने वाली टीम ने 18 मैचेस जीते हैं, जबकि सेकंड इनिंग्स में बैटिंग करने वाली टीम ने 21 मैचेस जीते हैं। एक मैच टाई हुआ है। इसके अलावा एवरेज फर्स्ट इनिंग्स का स्कोर 154 रन का है। हाईएस्ट स्कोर सनराइजर्स ईस्टर्न केप का है 210 रन्स फॉर द लॉस ऑफ 2 विकेट्स, और लोएस्ट स्कोर डॉल्फिन्स का है 82 रन्स फॉर द लॉस ऑफ 9 विकेट्स। तो आप इन ओवरऑल टी20 डोमेस्टिक मैचेस के स्टैट से भी क्लियरली देख सकते हो कि टी20 डोमेस्टिक मैचेस में भी इस पिच पर बल्लेबाजी करना थोड़ा मुश्किल साबित हुआ है। इसी वजह से आपको एवरेज फर्स्ट इनिंग्स का स्कोर सिर्फ 154 रन का नजर आ रहा है। इसके अलावा टी20 डोमेस्टिक मैचेस में भी जब फर्स्ट इनिंग्स में बैटिंग करने वाली टीम ने 180 या फिर 180 के ऊपर का स्कोर बनाया है, तो उस स्कोर को चेस करना इस पिच पर काफी मुश्किल साबित हुआ है। ज्यादातर मुकाबलों में ये स्कोर सक्सेसफुली डिफेंड हो गए हैं, और जब फर्स्ट इनिंग्स में बैटिंग करने वाली टीम ने 150 या 160 के आसपास का स्कोर बनाया है, तो वो स्कोर इस मैदान पे आसानी के साथ चेस भी हो गए हैं। अब दोस्तों बात कर लेते हैं इस मैदान पर खेले गए ओवरऑल टी20 डोमेस्टिक मैचेस के स्कोरिंग पैटर्न की। तो 150 से नीचे का स्कोर फर्स्ट इनिंग्स में 14 बार बना है, जबकि 150 से 169 के बीच में टीम्स ने 17 बार स्कोर किया है। 170 से 189 के बीच में भी टीम्स ने 7 बार स्कोर बनाया है, और 190 के ऊपर का स्कोर आपको फर्स्ट इनिंग्स में सिर्फ 2 बार ही देखने को मिला है। और अब दोस्तों बात कर लेते हैं कि दूसरे टी20 इंटरनेशनल मैच में सेंट जॉर्जेस पार्क की पिच पर कौन से गेंदबाज ज्यादा इफेक्टिव साबित हो सकते हैं, स्पिनर्स या फास्ट बॉलर्स। तो जो 3 टी20 इंटरनेशनल मैचेस इस मैदान पर खेले गए हैं, अगर हम उनके रिकॉर्ड्स की बात कर लें तो उसमें टोटल 29 विकेट्स फास्ट बॉलर्स ने लिए हैं, जबकि सिर्फ 6 विकेट्स स्पिनर्स को मिले हैं। राइट आर्म फास्ट बॉलर्स ने 26 विकेट्स लिए हैं, जबकि लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर्स को 3 विकेट मिले। राइट आर्म ऑफ स्पिनर को कोई विकेट नहीं मिला है। इसके अलावा राइट आर्म लेग स्पिनर ने 1 विकेट लिया है, और लेफ्ट आर्म स्पिनर्स को 5 विकेट्स मिले हैं।
तो आप इन 3 टी20 इंटरनेशनल मैचेस के स्टैट से क्लियरली देख सकते हो कि हाल फिलहाल में सेंट जॉर्जेस पार्क की पिच से तेज गेंदबाजों को काफी ज्यादा मदद मिल रही है। इसी वजह से फास्ट बॉलर्स ने स्पिनर्स के कंपैरिजन में इतने ज्यादा विकेट चटकाए हैं। खासतौर पर जो शुरुआती 6 ओवर्स होते हैं दोनों पारियों के, यानी कि पावर प्ले ओवर्स, उसमें तेज गेंदबाजों को इस पिच से बहुत ज्यादा मदद मिलती है। नई गेंद उनकी स्विंग भी करती है, जबकि उनको पिच से सीम मूवमेंट भी मिलता है। इसके अलावा सेंट जॉर्जेस पार्क की इस पिच पर काफी अच्छा बाउंस मौजूद रहता है पूरे मैच में, तो इस बाउंस का फायदा तेज गेंदबाजों को पूरे मैच में मिलता है, जिसके कारण आपको फास्ट बॉलर्स इस पिच पर काफी ज्यादा इफेक्टिव साबित होते हुए नजर आते हैं। और इस मैच में भी जो पावर प्ले ओवर्स होंगे दोनों पारियों के, उसमें आपको फास्ट बॉलर्स 2 या 3 विकेट चटकाते हुए नजर आ सकते हैं। वहीं अगर हम स्पिनर्स की बात कर लें तो यहां पर देखा गया है कि पहली पारी में पिच से स्पिनर्स को बहुत ज्यादा ग्रिप और टर्न नहीं मिलती है, जिस वजह से फर्स्ट इनिंग्स में आपको स्पिनर्स ज्यादा इफेक्टिव साबित होते हुए नजर नहीं आते हैं। लेकिन मैच जैसे जैसे आगे बढ़ता जाता है तो दूसरी पारी में इस पिच से स्पिनर्स को थोड़ी बहुत ग्रिप और टर्न मिलती है। खासतौर पे लेग स्पिनर्स और लेफ्ट आर्म स्पिनर्स इस पिच पर दूसरी पारी में इफेक्टिव साबित होते हुए नजर आते हैं। तो इस मैच में भी जो टीम दूसरी पारी में गेंदबाजी करेगी उस टीम के स्पिनर्स आपको मिडिल ओवर्स में थोड़े बहुत विकेट चटकाते हुए नजर आ सकते हैं। पर एक बार फिर से मुझे लगता है कि इस मैच में आपको तेज गेंदबाजों का ही दबदबा देखने को मिलेगा और जो फास्ट बॉलर्स हैं वो आपको दोनों टीमों की तरफ से ज्यादातर विकेट्स चटकाते हुए नजर आएंगे। तो ऐसे में मेरा आपके लिए ओवरऑल सजेशन यही रहेगा कि अगर आप फैंटेसी 11 बना रहे हैं तो आपको अपनी प्लेइंग 11 में फास्ट बॉलर्स ज्यादा लेने चाहिए इन कंपैरिजन टू स्पिनर्स, और आप 3-1 के कॉम्बिनेशन के साथ जा सकते हो, जहां पर आप 3 फास्ट बॉलर्स और 1 स्पिनर को अपनी फैंटेसी 11 में रख सकते हो। एक स्पिनर में आप एक राइट आर्म लेग स्पिनर या एक लेफ्ट आर्म स्पिनर के साथ जा सकते हो। सो फ्रेंड्स, ये रहा सेकंड टी20 इंटरनेशनल मैच के लिए सेंट जॉर्जेस पार्क की पिच रिपोर्ट का कंप्लीट एनालिसिस। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो उसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। वहीं पर दोस्तों आप हमें नीचे कमेंट बॉक्स में ये जरूर बताएं कि पूरा पिच रिपोर्ट का एनालिसिस देखने के बाद आपके हिसाब से कौन सी टीम दूसरा टी20 इंटरनेशनल मैच जीतेगी। इसके अलावा क्रिकेट मैचेस की फैंटेसी प्लेइंग 11 और क्रिकेट से जुड़ी हर छोटी बड़ी न्यूज एंड अपडेट सबसे पहले पाने के लिए आप हमें टेलीग्राम चैनल पर जरूर ज्वाइन कर लें। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सो फ्रेंड्स, मिलते हैं आपसे किसी नई और इंटरेस्टिंग वीडियो में। टिल देन टेक केयर, स्टे सेफ एंड गुड बाय।